दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। 12th क्लास के बाद सब लोग यही सोचते हैं कि कौन से करियर में जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, मर्चेंट नेवी पिछले कुछ सालों में एज अ करियर ऑप्शन काफ़ी उभर के आया है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कैसे हम इंजीनियर ऑफिसर या अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आफ्टर 12th एंड आफ्टर पासिंग 10th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी है क्या। बहुत लोगों को डाउट रहता है, कुछ लोग मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये डाउट आज क्लियर करना है कि मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी आर बोथ डिफरेंट। दोनों के शिप्स अलग अलग काम करते हैं। मर्चेंट नेवी इज़ ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड नॉट फॉर द मिलिट्री पर्पस। इंडियन नेवी शिप्स आर फॉर द मिलिट्री पर्पस। वो they look after the borders of India, but the merchant navy ships are commercial purpose. They transport goods from one country to another country. ठीक है, so it is totally different. Merchant navy is totally different from the Indian navy. Okay, next, the ships and the crew of the merchant navy are a part of country's commercial shipping. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि merchant ships are only for the commercial shipping. ठीक है, then the professionals working on these commercial ships are called mariners or sailors or seafarers or seamen. Basically जो इन शिप्स पे काम करते हैं, कमर्शियल शिप्स पर, मर्चेंट नेवी शिप्स पर, उनको हम सेलर्स भी बोलते हैं, हम सीफेयरर्स, सीमैन, मरीनर्स, ये चारों नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करियर इन मर्चेंट नेवी, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़। मर्चेंट नेवी जॉब्स mainly involve working on variety of ships as officer, engineer or rating. Choose from the following: deck department, engine department, crew ratings. First step is to do a course in any of the above department. ठीक है, सो जो मर्चेंट नेवी जॉब्स जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप देख रहे हैं एज अ करियर मर्चेंट नेवी को, तो इसके अंदर आपको किसी भी तरह का शिप्स जो रहता है, बल्क कैरियर हो, गैस कैरियर हो, केमिकल टैंकर हो, ऑयल टैंकर हो, कंटेनर शिप्स हो, कहीं जो भी है, आपको सब पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज जो आपको आगे जाके लाइसेंस मिलता है वो हर शिप का मिलता है। ठीक है, देन इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है जो है, ऑफिसर्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स डिपार्टमेंट है और रेटिंग्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है और किस तरीके से आप फिर इसको ज्वाइन करते हैं। इसके ये चीज़ करने से पहले आपको कोई मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट में जाओ, इंजन डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे क्रू रेटिंग्स में जाओ, उससे पहले आपको एक कोर्स करना पड़ता है इन सब में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम लोग मर्चेंट नेवी 12th क्लास के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मर्चेंट नेवी ग्रुप्स पर भी यही पूछते हैं कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, प्लीज़ बता दीजिए कैसे करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, सो फॉर ऑफिसर, अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर ऑफिसर ग्रेड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। वो बोल रहा है कि आपके इंग्लिश के अंदर मिनिमम आपके 50% होने ही चाहिए, और PCM डेट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इसके लिए क्वालिफाई करना है। इसके लिए मेल फीमेल आर अलाउड टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। इसके लिए दोनों लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती है मर्चेंट नेवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको 10th के बाद ज्वाइन करना है तो एज फार एज द रेटिंग्स आर कंसर्न, द रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट विद द रिक्वायरमेंट सेट एट 40% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th एंड 12th एंड अ 40% aggregate in 10th or 12th with English, mathematics and science in 10th and any stream for the 12th board. The same applies to those wishing to join the catering department on the ship. Catering department भी होता है जहाँ पे स्टीवर्ड और चीफ स्टीवर्ड एंड देन एक चीफ कुक रहता है। ठीक है, उसको गैली भी बोलते हैं। तो अगर आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है तो आप उस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। तो वो बोल रहा है कि जो लोग 10th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं उसके मिनिमम 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके इंग्लिश के अंदर। इधर अगर बेसिकली अगर आपको GP रेटिंग से जाना है और आपने 12th भी कर लिया तो आपके इंग्लिश में 40% होने ही चाहिए। ठीक है, और 40% होने चाहिए आपके इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में एंड साइंस में।
ठीक है। इन 10th में इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में एंड साइंस में मिला के आपके 40% होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, समझा। तो आप तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम केटरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी वो बोल रहे हैं आपका इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, 40% इंग्लिश में होना चाहिए और आपका एग्रीगेट 40% इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस इनमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर IMU CET एग्ज़ाम आफ्टर यू पास 12th एग्ज़ाम, ठीक है। आपको 12th का एग्ज़ाम पास कर लेते हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया, आपका रिज़ल्ट आ गया, आपको IMU CET एग्ज़ाम ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग एंड कुछ और 2-3 सेक्शंस हैं, उनके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं लाइक एनी अदर एग्ज़ाम। तो आपको वो पहले ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी। वो कंपनी आपसे मांगती ही है, ज़्यादातर कंपनी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो सब आपसे मांगेंगी वो चीज़, ठीक है। सो आपको वो एग्ज़ाम आपको पास करना है, IMU CET एग्ज़ाम आफ्टर यू पास योर 12th एग्ज़ाम, ठीक है। अभी IMU का खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो कंपनी का भी अलग क्राइटेरिया रहता है, बट IMU इज़ द मेन, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उनका एक अपना क्राइटेरिया है कि कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ये सब क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है। तो जैसे एज लिमिट 17 से 25 है, 17 से 25 इसलिए दिए, कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं लाइक BSc ये सब करते हैं, तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो मर्चेंट नेवी के लिए, अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है 3rd ईयर में अगर आप उसमें 60% से ज़्यादा लेके आते हो तो, ठीक है। उसके बाद जो SC ST कैटेगरी है उनको थोड़ा और रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको 12th क्लास से जाना है 50% आपका मिनिमम इंग्लिश में होना चाहिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों को मिला के आपका 60% होना ही चाहिए, ठीक है। सो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। उसके बाद चलते हैं, अब आता है मेडिकल फिटनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कंपनीज़ जितनी भी हैं वो आपको योर मेडिकल फिटनेस फॉर आई लाइक दे आर लाइक कि आपका होना ही चाहिए वो 6/6। अगर 6/6 है आपका तो अच्छा है, इसमें छूट है 6/9 की, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन दैट इज़ अपॉन यू कि आप वो मेडिकल टेस्ट क्लियर करते हैं कि नहीं। मर्चेंट नेवी में मेडिकल टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप मेडिकल फिट हैं तो आप सब कंपनीज आपको लेंगी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आप सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DG अप्रूव्ड, ये सारे DG अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये तो जस्ट मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला है। आप DG की वेबसाइट पे जाइए, टाइप कीजिए लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ DG इंस्टीट्यूट्स, आपके सामने सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं DG अप्रूव्ड सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप उन्हीं में से आप जाइए। किसी विदाउट DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में मत एडमिशन लेना, बिकॉज आपको वो वहाँ से आपको फ्रॉड करके आपको वो वहाँ से सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट DG इसमें वैलिड नहीं होगा। तो बेटर है आप पहले चेक करो कि भाई वो DG अप्रूव्ड है कि नहीं, जिस इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले रहे हो उसके बाद ही जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर रहे हो या BSc इन नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, TS रहमान है, चाणक्य है। देन अगर आपको GP रेटिंग करना है BP मरीन है आपके सामने, ठीक है। सो ये कुछ TS रहमान है, तो ये तो मैंने कुछ ही इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं, लेकिन आप जब ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिसमें आप कर सकते हो, लाइक एंग्लो ईस्टर्न, समुद्रा इंस्टीट्यूट, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, तो आप उसके अंदर जाके कर सकते हो अपना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाओगे तो आपके सामने 3 चीज़ें रहेंगी। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 ईयर, या तो आप डिप्लोमा 1 साल का लो, या BSc डिग्री नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है वो। देन BE टेक मरीन इंजीनियरिंग 4 इयर्स, तो आप या 4 साल का लो, ठीक है। अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो 1 साल का अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस, मतलब वो टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। वो कभी एक टाइम पर 1,50,000 था, 1,90,000 हुआ, 3 लाख हुआ, एंड नाउ इट इज़ अबाउट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से 3 साल का और ज़्यादा पड़ेगा आपको, एंड 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग का अबाउट 10 और नियरली अबाउट 13-14, ठीक है।
सो आप उस हिसाब से इसकी फुल इन्फॉर्मेशन लो, कॉलेज को कॉल करो, उसको पूछो कितना है, फ़ीस क्या है, पैटर्न क्या है, तो वो आपको बताएंगे। इंस्टीट्यूट्स आपको सब गाइड करते हैं, आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो फिर दो चीज़ें आ जाएंगी कि आप स्पॉन्सर हो कि आप नॉन स्पॉन्सर हो। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा। स्पॉन्सर मतलब होता है कि या आप डायरेक्टली विदाउट गोइंग कॉलेज आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जा रहे हो और आपने इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद कंपनी आपको बोलती है कि भाई तुम उस इंस्टीट्यूट में जाओ। हालांकि कंपनी पैसा पे नहीं करेगी आपको ही पे करना है। कंपनी जस्ट बोलेगी आपको कि उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है। तो ऐसा क्या है कि आप स्पॉन्सर हो, आपके पास ऑलरेडी कंपनी है। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लिया आपने कॉलेज में, ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो अभी आपके पास हर साल वहाँ पे कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, और आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना है और फिर आपको वो स्पॉन्सरशिप दे देगी कि भाई ये बंदा हमारी कंपनी का है। तो जब आप 3 साल 4 साल 1 साल पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपको वो कंपनी ले जाएगी अपने फील्ड में, एंड देन आप उसकी शिप्स पे सेल करोगे। ठीक है, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड मार्केट। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ये एक समरी है कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि अगर आपको डेक ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, 1 साल का कोर्स और 3 साल का कोर्स। अब बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा हुआ कि 1 साल का कोर्स और 3 साल, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस ये है, अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो तो आपको 18 महीने शिप पर निकालने पड़ते हैं इन पार्ट्स। बेसिकली कोई कंपनी 6 महीने करके देती है, 3 जहाज दे देती है, कोई 2 जहाज दे देती है, कोई 4। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ठीक है, और 3 साल वाले 12 से 14 महीने सेल करते हैं, और उनका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो रिटर्न एग्ज़ाम उनका कॉलेज में ही हो जाता है। ठीक है, और जो डिप्लोमा इन DNS प्रीसी वाले हैं उनका एग्ज़ाम उनको शिप से उतर के 18 महीने करके, एंड देन दे हैव टू गिव देयर एग्ज़ाम। कॉलेज करना पड़ता है उनको पहले 4 महीने का कॉलेज करना पड़ता है उनको फ्रॉम अ DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, वहाँ सेकेंड मेट के लिए। एंड देन वो कॉलेज करने के बाद उनको ओरल्स देना होता है, और फिर उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है। सेम BSc नॉटिकल साइंस वाले सिर्फ ओरल एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, वो लोग रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न एग्ज़ाम ऑलरेडी उनके इंस्टीट्यूट में हो जाता है, वो 3 साल वाले हैं। तो अभी आपको चूज़ करना है आपको हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। ठीक है, टू ज्वाइन एज एन इंजीनियर के लिए मरीन इंजीनियरिंग है 4 साल का कोर्स। रेटिंग के लिए 10th, और उसका मैंने आपको बताया GP रेटिंग कोर्स है। टू ज्वाइन द केटरिंग डिपार्टमेंट सेम क्राइटेरिया केटरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी। ठीक है, एज इसकी आपकी बताई 17 से 25 है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो 25। फिजिकल फिटनेस इसमें टोटल फिट होना चाहिए, आई साइड 6/6 होना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड 6/6 रहेगा, तो बिकॉज मोस्ट कंपनीज जिसकी 6/6 है उसी को ज़्यादा वो लोग प्रेफरेंस देंगे। देन बहुत क्वेश्चंस जो हैं कि रैंक्स क्या क्या हैं, तो ऑफिसर्स के जो रैंक रहते हैं वो हैं कैडेट से चालू होता है आपका रैंक। आप जब जाओगे कॉलेज करके एज अ शिपर, तो कैडेट के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉलेज करना पड़ता है, वापस 4 महीने का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपको सेकेंड मेट का लाइसेंस मिलता है, जिससे आप 3rd ऑफिसर बनोगे। 3rd ऑफिसर के बाद आपका प्रमोशन होगा एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स, कितना महीना है, सेकेंड ऑफिसर। आफ्टर सेकेंड ऑफिसर आपको कॉलेज करना पड़ता है चीफ मेट का फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जो कि 3 महीने का कॉलेज है, ओरल्स हैं, रिटर्न एग्जाम्स हैं, वो सब क्लियर करना पड़ता है, तब आप बनेंगे चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के बाद आपको वापस से ओरल एग्जाम देने पड़ते हैं, कॉलेज करना पड़ता है फॉर मास्टर एंड कैप्टन। सेम गोज फॉर इंजीनियर, उनका सबसे पहले TME होता है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर। रेटिंग्स में रैंक ट्रेनी OS रहता है, ऑर्डिनरी सीमैन जो है OS, एंड देन OS रहता है, देन एबल सीमैन रहता है AB, एंड देन बोसन, डेट इज़ द हेड ऑफ रेटिंग। देन उसके बाद इंजन रूम में वाइपर एंड मोटरमैन। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ सी फेयरर्स। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी एंड डिमांड इन द मार्केट, दैट इज़ वेरी ट्रू। आई नो ये क्वेश्चंस जो भी 12th पास करते हो, जिन्होंने भी मर्चेंट नेवी के बारे में सुना है, तो सिर्फ उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, तो भाई ये पैसा जो है मिलेगा तो ज़रूर आपको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑन बोर्ड रहना है, फैमिली से दूर रहना है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डजन हैव इंटरनेट, अगर है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो उसे, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द शिप। ठीक है, सो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रख के आना है। सिर्फ पैसा अगर मिल रहा है तो फिर वो ऐसे मिल रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत रिस्क पर लाइफ है,
द मेन रीज़न ऑफ गेटिंग मनी इज़ दैट योर लाइफ इज़ एट स्टेक। बहुत रिस्क है आपकी लाइफ के लिए, इसके लिए आपको इतना पैसा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो वो पैसा तो हर कंपनी का अलग अलग है, तो उसके बारे में क्या डिस्कस करें। इट इज़ एवरेज सैलरी ऑफ थर्ड ऑफिसर इज़ अराउंड, आप पकड़ लो 80,000 टू 1 लाख तक चली जाती है। सो उस हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आप रैंक आपका बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ठीक है। सो उस तरीके से आपका सैलरी का फंड है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम मर्चेंट नेवी जाएंगे तो हमें बाहर घूमने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा हम बाहर घूमते रहेंगे। तो उसका ये है कि आप जाओगे श्योरली मिलती ज़रूर है, डिपेंड्स ऑन द कैप्टन। अगर कैप्टन अलाउ करता है कि ये पोर्ट पर आपको जाना है, एंड देन उसके बाद आपके रेस्पेक्टिव हेड डिपार्टमेंट्स से आपको परमिशन लेनी है। अगर वो आपको बोलेंगे कि जाओ तो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 घंटा घूम सकते हैं अगर आप एक ऑयल टैंकर में हैं। अगर आप कंटेनर पे हैं तो उसका तो और बहुत फास्ट रूट रहता है, तो इतना ही हमको मिलता है 4 से 5 घंटा। उसमें भी आप घूम के आओगे, जल्दी जल्दी वापस शिप पर आओगे, थक जाओगे क्योंकि आपको अपनी ड्यूटी भी करनी रहती है, ठीक है। सो ये सब फैक्टर्स आते हैं, पर टाइम के साथ सब सीख जाते हैं। सो वही वाली बात है, श्योरली मिलता है। अपना एन्जॉय कम टाइम में कैसे एन्जॉय करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन वर्क ऑन शिप। बहुत लोग पूछते हैं लाइफस्टाइल क्या है जहाज का, मतलब काम क्या करते हो तुम लोग। जो ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग वॉच रखते हैं। जब पोर्ट में रहते हैं तो उनकी वॉच आवर्स रहती हैं 6 to 12, देन द अदर ऑफिसर 12 to 6, फिर वापस से सेम ऑफिसर 6 to 12, बिकॉज मैक्सिमम टोटल लोग अराउंड एवरेज 23 से 24 एक शिप पर रहते हैं टोटल लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग मैनेज करते हैं। आपको डेक का काम करना पड़ता है। जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको, जो बेसिकली थर्ड ऑफिसर रहता है उसका क्या है, सब लाइफ सेविंग अप्लायंस है। जहाज़ पे जितने भी लाइफ सेविंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं, एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये सब इन सब का उसको अच्छे से मेंटेनेंस करना होता है। तो उसके लिए उसको 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता है। सेकेंड ऑफिसर अपना 2 घंटा ओवर टाइम अपने चार्ट प्रिपरेशन, एग डिस्क को प्रॉपर रखने में, इन सब में करता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ मैनेज्ड इन विद मेंटेनिंग रेस्टर्स ऑल्सो प्रॉपरली, ठीक है। इंजीनियर्स अपना काम इंजन रूम में करता है, ठीक है। देन केटरिंग डिपार्टमेंट गैली में रहता है। इट इज़ द वर्क आवर्स विल बी लाइक मॉर्निंग 8 to इवनिंग 5, बट फॉर ऑफिसर्स इट इज़ लाइक अगर आप सुबह 8 से 12 रख रहे हो तो आपको रात को भी 8 से 12 रखना है। देन 12 से 4 जो कर रहा है सेकेंड ऑफिसर, उसको रात को 12 से 4 भी करना है। सो एक दिन में 8 घंटा वॉचेस रखना पड़ता है ऑफिसर्स को, ठीक है। देन ऑल वर्क असाइन बाय द रेस्पेक्टिव हेड डिपार्टमेंट। जितने भी काम आपको जो भी है, तो सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है जहाँ पे आपके जो हेड HODs हैं वो आपको अपना अपना काम समझाते हैं, और उस दिन का काम आपको करके उनको जब शाम को रिपोर्ट करना पड़ता है रिगार्डिंग द वर्क, ठीक है। तो ये सब काम रहता है। ओके, सो अभी क्लियर हो गया है ना सबको। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आप 12th पास कर रहे हो, 12th पास करके सबसे पहले आपको या तो आपको किसी कंपनी में वॉक इन करना है तो आप किसी कंपनी में जाके वॉक इन कर लो और इंटरव्यू दो। बट दिस इज़ वेरी लाइक, कुछ कंपनीज लेती हैं लाइक एंग्लो ईस्टर्न, समुद्रा, ये लोग अपना प्रमोट करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में जा जाके। तो आप इसमें ट्राई कीजिए, इनका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, क्लियर कीजिए और स्पॉन्सरशिप ले लीजिए। ऐसे नॉर्मल किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो लोग कभी कभी मना कर देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं। सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आना है इस फील्ड में कि भाई मेरे को टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। पैसा मिलेगा, वो पैसा जब मिलेगा तब तक बहुत टाइम लगेगा। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे वॉक इन करो आप कंपनी में। वॉक इन किया, वॉक इन करने के बाद वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, आपका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम लेंगे, आपका मेडिकल फिटनेस देखेंगे, मेडिकल टेस्ट कराएंगे, फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, ठीक है। दैट इज़ कि भाई आप इस कंपनी के, देन आपको वो इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, उस इंस्टीट्यूट में जाओ, कॉलेज करो अपना, वहाँ पे आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होंगे, वो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज़, अगर आप किसी कंपनी में नहीं जा पाते हो या कंपनी कोई लेती नहीं है तो नो वरीज़, आप कॉलेजेस में जाओ, कॉलेजेस में एडमिशन लो, वहाँ पे कंपनी आती हैं, वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू क्रैक करो उन कंपनीज़ का, एंड देन गेट सेलेक्टेड, ठीक है। शिप पर जाओगे, जस्ट एक चीज़ दिमाग में रखना, सेफ्टी। काम से पहले आपको खुद सेफ़ रहना है। अगर आपको किसी काम में लग रहा है कि ये सेफ़ नहीं है या नहीं हो रहा है, स्ट्रेट अवे जाके अपने HOD से बोलो आपसे नहीं होगा, वो रिस्क मत लेना, ठीक है। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन शिप।
ठीक है गाइस, आई होप अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।